नमस्कार, मैं रविश कुमार। आर्थिक सवालों पर फेल हो चुकी या नए आर्थिक दर्शन की जगह पुराने को ही नया स्लोगन बनाकर अपना काम चला रही भारत की राजनीति को एक शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीति का भगोड़ा सिस्टम, जिसके तहत हर दल, हर नेता मूल सवालों से भाग रहा है। कोई सांप्रदायिकता से लड़ने के बजाय भागने लगता है, शहर में रंगाई पुताई को विकास बताकर उसके पोस्टर लगाने लगता है, तो कोई बेरोजगारी और गरीबी के सवालों से भागने के लिए सांप्रदायिकता को गले लगाने लगता है। सब भाग रहे हैं, लेकिन भागते भागते अंत में वहीं पहुंच गए हैं जहां से भागना शुरू किया था। 385 385 ना नील कम से कम। इसीलिए किसी भी दल और उन दलों के किसी भी सांसद ने ओबीसी बिल का विरोध नहीं किया। संविधान के 127वें संशोधन के तहत अब राज्यों को भी अपने हिसाब से ओबीसी सूची बनाने का अधिकार फिर से मिल जाएगा। हरियाणा में जाट, राजस्थान में मीणा, तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। इस आम सहमति से गोदी मीडिया संकट में जरूर होगा, जो आए दिन जातिवाद के विरोध के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाता है राष्ट्रवाद बताकर। उसे भी स्वागत करना पड़ रहा है। लोकसभा में इस बिल के खिलाफ एक वोट नहीं पड़ा है। इसका मतलब है देश का एक भी सांसद इसे जातिवाद नहीं मानता है, एक भी दल इसे जातिवाद नहीं मानता है। बेशक इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है कि आखिर जो गाड़ी अंधराष्ट्रवाद से हांकी जा रही थी, वो घूमकर जाति के अलग अलग प्रश्नों पर क्यों लौट आई है। और बैकवर्ड क्लास एक कास्ट नहीं है, बैकवर्ड क्लास एक क्लास है। इस क्लास में भाईचारे को खराब मत करो। अगर सरकार चाहती कि लोग बेरोजगारी और नौकरी पर बात करें, तो वह इनके आंकड़े देती, ना कि छिपाती। क्यों और कैसे भारत की राजनीति धर्म और पहचान की राजनीति का रास्ता छोड़ ओबीसी के स्पेस में होड़ करने लगी है, इसके कारण जाति में नहीं है, बल्कि आर्थिक असफलता में है। सात जुलाई के मंत्रिमंडल विस्तार में कितने गर्व के साथ गोदी मीडिया गिना रहा था और गिनवाया भी जा रहा था कि कुछ ऐतिहासिक हो गया है। 27 ओबीसी मंत्री बने हैं और 12 दलित मंत्री बने हैं। इसके पोस्टर शहर शहर में लगाए गए। धन्यवाद मोदी जी लिखा गया। जब ओबीसी मंत्री गिने जा सकते हैं, तो देश में कितने ओबीसी हैं और दलित हैं वो क्यों नहीं गिने जा सकते हैं। जब राजनीति के लिए दूसरे धर्म की आबादी गिनी जा सकती है, तो राजनीति के लिए जाति की संख्या क्यों नहीं गिनी जा सकती है। क्या यह बात आप नहीं जानते कि मंत्री बनाने से पहले उनकी जाति देखी जाती है, तो फिर उनकी जाति की संख्या का सही आंकड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। ओबीसी को लेकर एक के बाद एक फैसले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जमाने बाद उन्माद और अंधराष्ट्रवाद के बाद राजनीति के पुराने स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन करने की होड़ मची है। ओबीसी बिल के बहाने हर दल अपने आप को ओबीसी हितैषी साबित करने पर लगा है। जाहिर है इस होड़ में जाति की गिनती का सवाल आना ही था, जिससे बीजेपी बच रही थी। जाति की गणना को जातिवाद के चश्मे से देखने की गलती मत कीजिए। गणना नहीं है तब भी जातिवाद है। इसे जातिवाद बताने वाले भी राजनीति में अपनी दावेदारी संख्या के आधार पर ही करते हैं। तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि उनकी जाति की भी संख्या ठीक ठीक बता दी जाए। यूपी चुनाव में हर दल ब्राह्मण समाज के लिए सभा कर रहा है। सपा बसपा में होड़ मची है। आए दिन हेडलाइन छप रही है। क्या ऐसी सभाओं में जाने वाले ब्राह्मण समाज ने विरोध कर दिया कि यह जातिवादी राजनीति है, हम इसमें नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी भी अलग अलग जातियों के नेताओं और दलों को साथ ला रही है, पिछले चुनाव में ला चुकी है। हम देखना नहीं चाहते कि सब खुलकर एक ही खेल खेल रहे हैं। तो किसी भी खेल का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका यही है कि खिलाड़ियों की संख्या हर पक्ष को मालूम रहे। ऐसा कैसे होगा कि उन्माद के लिए धर्म के हिसाब से गिनती होगी और विकास के लिए जाति के हिसाब से नहीं होगी। जाति की गणना से भारत की जाति की राजनीति में बराबरी आ जाएगी। ऐसा नहीं था कि जाति की गिनती पर उलझन में फंसी बीजेपी ओबीसी राजनीति से दूर हो गई थी। 2015 के साल में पहली बार बीजेपी में ओबीसी मोर्चा बनाया गया। किसी भी दल में इस तरह का मोर्चा
ऐसे समय में फैसलों को महान बनाने के लिए ही बनाया जाता है। इस साल जून के महीने से ही राजनीति का चक्र ओबीसी की राजनीति के आसपास घूम रहा है। लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत पड़ने पर अपनी ओबीसी पहचान को सामने रखने से नहीं भूलते, उनकी पार्टी के नेता बताने से नहीं चूकते। 2019 का चुनाव हो रहा था, मायावती ने प्रधानमंत्री को नकली ओबीसी कह दिया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफी कुछ जोड़ा है और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगले पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है, पूरे देश को अगड़ा बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप अगड़े पिछड़े की बात कर रही हो, मेरी जाति को लेकर के प्रमाण पत्र बांट रहे हो, जो खेल मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। प्रधानमंत्री अपनी जाति भी बता देते हैं, यह भी कह देते हैं कि वह जाति की राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, तब मायावती ने उनकी जाति को लेकर कह दिया था कि फेक ओबीसी हैं। केवल फेक न्यूज नहीं होता, इस देश में फेक ओबीसी भी हो सकता है, और फेक आईएएस और आईपीएस तो होता ही है। ठगी वाले समाचार पढ़ा कीजिए, हर दूसरे दिन कोई फेक आईएएस बनकर पकड़ा जाता है लोगों को ठगते हुए। एनीवे, 2019 में तो मायावती ने कह दिया था, लेकिन इस बार किसने उकसाया था कि दिल्ली में होर्डिंग लगाए गए कि कितने ओबीसी मंत्री हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? कौन है जो उन्हें जाति की राजनीति में घसीट रहा है? 27 अप्रैल 2019 का फ्लैशबैक सुनिए। कृपा करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये जाति की राजनीति में मुझे मत घसीटिए। मैं मां भारती को 130 करोड़ लोग, ये मेरा परिवार है। 2019 में हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जाति की राजनीति में मत खींचो। 2021 में हाथ खोलकर गिनाया जा रहा है कि कितने ओबीसी मंत्री बनाए गए, और सांसद उन्हें ओबीसी के हितैषी बताने में लगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो नए मंत्री परिषद का गठन किया, उसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भारत में दो तरह की असमानता है। एक असमानता है आर्थिक, जो आर्थिक कारणों से है, नीतियों से है। आज भारत में 2% लोग ही अमीर हैं और 80 करोड़ लोग गरीब हैं। दूसरी असमानता जाति की है, लेकिन जाति की असमानता का संबंध भी आर्थिक असमानता से है, क्योंकि देश के संसाधनों पर शुरू से ही प्रभावशाली जातियों का कब्जा रहा है, जिनकी संख्या संपूर्ण आबादी में बहुत कम है। भारत में 100 मीटर की रेस एक लाइन पर सभी धावकों को खड़ा करके शुरू नहीं की जाती है। 4 लोग बहुत पहले दौड़ जाते हैं और बाकी 4 लोगों से कहा जाता है कि आप भी दौड़कर आगे निकल जाइए। यह सवाल है कि 2015 में जाति की गिनती से इनकार करने वाली मोदी सरकार या बीजेपी 2021 में इस सवाल को टाल पाएगी। 2015 साल के फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। 14 जुलाई 2015 का प्राइम टाइम इसी पर था। उस साल बिहार में हो रहे चुनाव के संदर्भ में अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी को
पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बता गए, जबकि तथ्य यह था कि देवेगौड़ा पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। उस साल पूछा जा रहा था कि मोदी सरकार जाति की गिनती की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित कर रही है। शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। तब लालू यादव ने पटना में राजभवन तक इस सवाल को लेकर मार्च किया था। उस साल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का बयान था कि इस तरह की मांग से आरजेडी, जेडीयू समाज को तोड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए रामविलास पासवान ने कहा था कि हम अपने समय से करेंगे। वैसे जाति की गिनती की एक शर्त यह भी थी कि इसे पब्लिश नहीं किया जाए, ऐसा पासवान ने कहा था। क्या ऐसी कोई शर्त थी? अगर ऐसी शर्त होती तो तब 3 जुलाई 2015 को जनगणना रिपोर्ट जारी हुई और उस वक्त के मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यह बात कही भी होती, जब उनसे पूछा जा रहा था कि सरकार ने जाति के आंकड़े क्यों नहीं बताए, जबकि अनुसूचित जाति के आंकड़े बताए गए हैं। क्या सरकार उस रिपोर्ट की बात बताएगी? इसके जवाब में वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि यह जनगणना के महानिदेशक के अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्हें ही सोचना होगा कि वे क्या सोचते हैं। यह पूरी तरह उनके अधिकार क्षेत्र का सवाल है, केवल वही इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। अब उसी जनता दल यूनाइटेड के साथ बीजेपी सरकार में है और जनता दल यूनाइटेड जाति की गिनती की मांग कर रहा है। 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब शरद यादव, लालू यादव और लेफ्ट ने जाति की गिनती की मांग उठाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के भीतर इसे लेकर विरोध था, लेकिन वीरप्पा मोइली, व्याला रवि जैसे नेता इसके समर्थक थे। मनमोहन सिंह ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और मंत्रियों का समूह बना दिया। सितंबर 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच जाति की गिनती की घोषणा कर दी थी, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की। After considering various options, the option that has been approved is based on the responses of the various political parties that caste must be canvassed and that the integrity of the head count should not be affected. The decision is that a separate house-to-house enumeration of caste will be done during the period June 2011 to September 2011. मनमोहन सिंह जाति की जनगणना के लिए मान गए थे, क्या मोदी मानेंगे? क्या 2011 की जनगणना रिपोर्ट में जाति की गिनती की जो रिपोर्ट थी उसे प्रकाशित करेंगे? आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय बीजेपी ने भी जाति की गिनती की मांग का समर्थन किया था। तब फिर मोदी सरकार ने उसकी रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की? अगस्त 2010 में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जातीय जनगणना पर अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी ये फिर से कहती है कि 2011 की जनगणना में जाति का सवाल पूछा जा सकता है। जब बीजेपी इसके साथ थी तो 2015 में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुई? मंगलवार को लोकसभा में जब ओबीसी बिल पर बहस हो रही थी, तब बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने यह सवाल फिर से उठा दिया, जिस पर बीजेपी खुलकर बोलने से इस बार बचती रही है। हर राज्यों में जानवरों तक की गिनती हुई कि किस राज्य में, किस जिले में कितने जानवर हैं, किसकी बहुतायत संख्या है, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। संघमित्रा मौर्य के साथ बीजेपी की सहयोगी अपना दल भी इस मांग के साथ है। जदयू तो है ही। अब बात उस होर्डिंग से बहुत आगे जा चुकी है कि कितने ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। आपने नीट मेडिकल आरक्षण की खबर से पहले एक तस्वीर देखी होगी कि ओबीसी मंत्री और सांसद प्रधानमंत्री से मिलकर नीट मेडिकल में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उसी तरह जनवरी 2016 में बीजेपी का ओबीसी मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी से मिला और जाति की गणना सार्वजनिक करने की मांग करता है। मोर्चा ने कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के तर्ज पर ओबीसी के आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग की थी। कहा था कि किसी भी राज्य में ओबीसी को 15% से अधिक कोटा नहीं मिलता है, जबकि 27% है। अब फिर से मोर्चा अध्ययन कर ले कि इसमें क्या बदलाव आया है। इसी के आसपास मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए।
अब आरएसएस आरक्षण की पुरजोर वकालत करता है और नियमित रूप से आरक्षण के समर्थन में बयान देता है। लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने एक कदम आगे बढ़कर मराठा आरक्षण के संदर्भ में कहा कि 50% की सीमा तोड़ देनी चाहिए। तब बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से बिल पेश कर रहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी कहा कि सदन की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। मैंने मराठा भाइयों के लिए पहले बात रखा था। हमारे मराठा भाइयों की ये रिजर्वेशन 50 जो परसेंटेज है सीलिंग, इससे एक्सीड करने के लिए गुहार लगाते हैं। आपको भी, आपकी सरकार को भी 50% आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि 50% की सीमा 30 साल पहले जो है ना लगाई गई थी। आगे की सारी लड़ाइयां ओबीसी के मैदान में होने जा रही हैं। कांग्रेस ने 50% से अधिक आरक्षण की मांग कर दी। नीट मेडिकल परीक्षा में आरक्षण देने को लेकर सोनिया गांधी ने पिछले साल ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी ने जाति की गिनती की मांग की और कहा कि कई राज्यों में आरक्षण पहले से ही 80% तक हैं। ये जो छूट बनाने की सीमा तय की गई है, अधिकार दिए गए हैं राज्यों को ओबीसी की सूची, वो अब बहुत देर से दिए गए हैं। क्या कोई राजनीतिक दल यह कह देगा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी कह सकती है? तो फिर उसे बताना पड़ेगा कि राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार फिर से क्यों दिया गया है। क्या इसलिए नहीं दिया गया है कि कोई जाति ओबीसी की सूची में आए और आरक्षण पर अपनी दावेदारी करे? और जाति की गिनती की मांग भी तो इसी के लिए हो रही है। 30 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऐसी है, 30। इस देश में शायद सिर्फ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, 37 एंटिटीज। 30 ऐसे हैं जो कि 50% से ज्यादा है, दैट इज मोर देन 80% परहैप्स। नागालैंड में कितना है? 80। छत्तीसगढ़ में 82% है। याद रखिए, 72% सामाजिक और 10% आर्थिक, जो आपने संशोधन किया था अभी संविधान का, EWS। सो 72 + 10 82। नागालैंड में 80, मिजोरम में 80, मध्य प्रदेश में 63 + 10 यानी 73। तमिलनाडु तो पुराना है सबसे, इसमें 69, 70। महाराष्ट्र में 65 और EWS कार्यान्वित होने का प्रस्ताव था और है। तो आप इसको देने का मतलब क्या हुआ? Without constitutionally legitimizing this, are you only giving an empty piece of furniture, an empty piece of utensil, or an empty, meaningless piece of paper? आज अगर सही आंकड़ा हो तो 22% से कम वास्तविक ओबीसी आरक्षण है सरकार के रोजगार में। 27 कहते हैं आप, 22 है वास्तविक, और उसमें भी अधिकतर है ग्रुप सी कैटेगरी में, ग्रुप ए और बी में नहीं है। बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और ये लाता है मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु में कि आप जाति संख्या, कास्ट सेंसस से क्यों दूर भाग रहे हैं? कास्ट सेंसस से आप क्यों दूर भाग रहे हैं? कतरा क्यों रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री बिहार, अन्य मुख्यमंत्री उड़ीसा और आपके सांसद ने कल कहा, माननीय महिला ने, कि ये तो आप करने वाले हैं। तो आप सरकार चुप क्यों बैठी है? मंत्री महोदय क्यों नहीं कहते? सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। क्या आप उसको नहीं करना चाहते हैं? ये भी कह दीजिए। नहीं तो राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। उनके दबाव में नीतीश कह रहे हैं कि केंद्र नहीं कराएगा तो राज्य कराएगा, लेकिन वहां बीजेपी चुप है। बिहार में क्या ओबीसी का जाप करते हुए बीजेपी जाति की गिनती की मांग को अब टाल पाएगी? 2015 में वो टाल चुकी है, इस मांग का समर्थन भी कर चुकी है उससे पहले 2010 में, लेकिन क्या अब इसे टाल पाएगी? जाति की गिनती की मांग ओबीसी नेता ही कर रहे हैं। नीट में जो ऑल इंडिया कोटा था, करा लेंगे उसको। सती महोदय, यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशन में जो कोटा था, ऑल इंडिया कोटा 15% का, उसमें ओबीसी और वो ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है लेकिन प्रधानमंत्री खुद नहीं है। अखबारों में खबर यह छप रही है कि प्रधानमंत्री ने संसद में ना आने वाले भाजपा सांसदों की सूची मांगी है। Do you get my point? Sir, we are missing somebody in Parliament. We're really missing our Honorable Prime Minister. So, through you, sir, I make an humble appeal. We've still got 5 or 6 hours to go. This is an important constitutional amendment bill. I'm sure my appeal will not fall on deaf ears and he will come here to listen to us. Or else, in the Olympic spirit, we can have a cutout too, but that would not be very parliamentary. जब जाति की गिनती होगी तब स्वाभाविक है कि उसके हिसाब से आरक्षण की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी। इसी से जुड़ा एक सवाल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े अंध राष्ट्र भक्तों का क्या होगा, जिन्हें धार्मिक उन्माद की खुराक यह कहकर दी गई कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें समझना होगा कि राजनीति की हवा अगस्त के महीने में बदल चुकी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग नेहरू के बारे में अनाप शनाप कहते थे और आरक्षण का विरोध करते थे, वे चाहें तो दोबारा से नेहरू को प्यार कर सकते हैं। My dear Chief Minister, they deserve help, but I dislike any kind of reservation, more particularly in services. ये मेरा बयान नहीं है सौती महोदय, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र है जिन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है। सुशील मोदी की यह बात सुनकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा उत्साहित ना हों और नेहरू की जय जयकार ना करने लग जाएं, जो आरक्षण विरोधी हैं, और पता कर लें कि आरक्षण किस साल लागू हुआ था और किसकी सरकार में लागू हुआ था। मैं जानता हूं कि इस तरह की चर्चा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को दिक्कत हो रही है इन दिनों। ऐसे में वे कुछ दिन वीडियो कॉल पर एनआरआई अंकिलों से बात कर सकते हैं। जाति की बात होगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, धर्म की बात होती है तो बुरा नहीं लगता है। सवाल एक और है, निजीकरण के रहते क्या आरक्षण रह पाएगा? सरकारी संस्थान खत्म किए जा रहे हैं, नौकरियां घटती जा रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाली होती जा रही हैं, आरक्षित पद खाली पड़े हैं। जब तक अवसर में भागीदारी नहीं मिलेगी, तरक्की कैसे आएगी? जब आएगी तभी तो क्वालिटी की भी बात होगी। उसकी बात भी होनी चाहिए, लेकिन उसके कारण भी हमारे सामाजिक यथार्थ से जुड़े हैं, प्रतिभा से नहीं। Sir, I want to make 2 points. One is on the ground, the implementation. Out of 9 OBC professors posts, out of 313 quota empty, look carefully at some of your states, especially Uttar Pradesh. 48% of OBC students dropping out of IITs, IIM. These are the big issues we have to give. Just don't give them the numbers. ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर, जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूं, इन्हीं को बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? प्लीज आप बोलिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया, उनकी 18,000 नौकरियां खाली। यह हकीकत है सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। कई बातें कही हैं, मैं बहुत अदब के साथ उनकी बात को सुन रहा था। उन्होंने कई बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे लगाए हैं। मेरा नहीं प्लीज, और मंत्री जी अपनी बात करेंगे, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, नहीं जवाब, ये बहस नहीं हो रही है, करें, ऑथेंटिकेट करके उसको सदन में रखें। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं करते तो उसको जो प्रोसीडिंग है उससे बाहर किया जाए। अगर अभी अभी किसी ने यह सोचा कि कैसे पास होंगे, आरक्षण से गए हैं, मेरिट नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूं। भारत में 3rd डिवीजन की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि मद्रास यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट के छात्र पास नहीं कर पा रहे थे, बार बार फेल हो जा रहे थे, तो फेल की जगह 3rd डिवीजन शुरू किया गया। यही नहीं, उत्तर भारत के हिंदी प्रदेशों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लाखों की संख्या में छात्र
हिंदी, अंग्रेजी और गणित में फेल हो जाते हैं। इसका कारण कुछ और है। अगर पढ़ाने की व्यवस्था में गुणवत्ता लाई जाएगी तो छात्रों का प्रदर्शन भी अच्छा हो जाएगा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद कुछ और बताते हैं, काफी अच्छा हो जाएगा। दो 2017 के साल में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी, बड़ा गुणगान किया गया कि लाल बत्ती बंद कर दी गई है, कारों पर अब वीआईपी लाल बत्ती नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वीआईपी ने बत्ती की जगह एक खास तरह की आवाज चुन ली है जिसे हूटर कहते हैं। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए, पता चलेगा कि उस लाल बत्ती के हटा देने का गुणगान करने वाले विधायक और राजनीतिक दल के लोग भी कैसे कैसे बहाने दे रहे हैं हूटर लगाए रखने के लिए। देखिए। माननीय अब इस नई लाल बत्ती से अपनी आमद की दस्तक देते हैं। हूटर बजाते हुए जनता के बीच पहुंच जाते हैं। सिर्फ सड़क ही नहीं, इस विधानसभा में कानून बनते हैं, लेकिन यही कानून बनाने वाले कानून को ताक पर रखकर क्या तर्क देते हैं, सुनिए। लाल बत्ती तो नहीं है, ये बात जरूर है कि भीड़ भाड़ जब ज़्यादा होती है, क्राउड होता है, लोग हटते नियम मवेशी इत्यादि हैं, तो इस कारण से भी आवश्यकता कभी पड़ती होगी। अभी अपनी अपनी सुरक्षा के ऊपर है, हालांकि कोई मैंडेट नहीं। हूटर से क्या है, ये वीआईपी कल्चर में तो नहीं आता है। कभी कभी वीआईपी को निकलने में कभी इसका वैसे इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी का ही था कि लाल बत्ती कल्चर खत्म हो, उसके बावजूद भी यदि ऐसा था इसको उतार देंगे, हमको क्या तकलीफ है, हम तो ये उतार के चल देंगे। मेरा इसमें हूटर नहीं है, लगा हुआ है। नहीं, वो उसमें कनेक्शन नहीं है। अच्छा, कनेक्शन नहीं है। हाँ, वो बगैर कनेक्शन का लगा हुआ। प्रतीकात्मक लगा है। नहीं, वो चुनाव के टाइम पे लगा था, फिर बच्चों ने निकाला नहीं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हूटर की हनक सिर्फ सत्ता पक्ष को है, मामला सर्वदलीय है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन हम लगाए हैं, लोग वाक तो लगाए हैं। बाकी जो शासन के कानून का अवहेलना नहीं होना चाहिए। इसमें एक अभी बड़ी दिक्कत आ जाती है हूटर की। हूटर वजह ये हो जाती है कि हम लोग जब फंस जाते हैं और कहीं अटेंडम एक्सीडेंटल कोई केस हो जाता है और वहाँ घुसना पड़ता है विधायकों को, तो उस स्थिति में जैसे अभी बाढ़ आ गई, कहीं जाम लग गया, बहुत स्थिति में हमको किसी को अस्पताल भिजवाना है, तो कोशिश की जाती है कि उस समय इसका इस्तेमाल कर लिया जाए और कोई इसका रीज़न दूसरा रहता नहीं है। हूटर और लाल बत्ती दोनों चीज़ में अंतर है। और हूटर जब स्वस्थ चुनाव आचार संहिता होती तब उसमें अलाउ नहीं है। हो सकता है, लेकिन हम समझते कि अभी इस पे उतना फोकस सरकार का या किसी उसका था नहीं। जनरली ज़्यादातर विधायक और दीगर जनप्रतिनिधि, विधायक तो ठीक है जी, दीगर जनप्रतिनिधि भी उसका यूज़ करते। जिस दिन सरकार बहुत स्पष्ट कर देगी उस दिन वो भी बस बंद हो जाएगा। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही फैसला दिया,
1 मई 2017 से सरकार ने लाल बत्ती पर अंधेरा कर दिया तो नेताजी ने नया जुगाड़ ढूंढ लिया। हालांकि कानून साफ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119 में खेती में लगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियों को ही हूटर की इजाजत है। बेजा इस्तेमाल पर जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन जुर्माना वसूले भी कौन, जब खुद ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारे सवालों से भाग खड़े हुए। आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, हूटर्स और लाल बत्ती पे पाबंदी थी, फिर भी अभी सारे मंत्री लगा के घूम रहे हैं। ऐसी तो नियमावली है नहीं। ये एक नया वीआईपी कल्चर तो नहीं है? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एक मिनट बता। प्रधानमंत्री ने वीआईपी कल्चर खत्म कर ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, हर आदमी खास है, कि नई संस्कृति लाने की बात कही थी। आप कितने खास हुए पता नहीं, लेकिन माननीय वीआईपी थे और बने हुए हैं। सड़कों पर भी हूटर बजाकर मुनादी करते। देश में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन भारत के नेता भी कम जुगाड़ू नहीं हैं। उन्होंने लाल बत्ती को इस सायरन से बदल दिया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।